आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन, ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी कि मेरे आइसोलेटेड का मतलब है अकेला, गैशियस एटम का मतलब है थी वो एटम जो सा होना चाहिए वो सॉलिड हालत में नहीं होना चाहिए, वो गैशियस स्टेट में होना चाहिए। यानी कि सारा का सारा प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड मटेरियल है, इस सॉलिड मटेरियल के अंदर जो से एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सॉलिड एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सॉलिड मटेरियल को सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे लिक्विड स्टेट में। इस तरीके से हमने इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ये सॉलिड है, सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, और फिर उसके बाद गर्म किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसी लिक्विड को मज़ीद गर्म करेंगे, और ये जो सा लिक्विड होगा ये गैशियस स्टेट में आ जाएगा हमारे पास। यानी कि इस लिक्विड के जो से एटम्स हैं वो इस तरीके से गैशियस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है ना। अब इस आइसोलेटेड गैशियस एटम, अकेला लेना है उसे हम कहते हैं, अकेले एटम को कहते हैं आइसोलेटेड एटम। और ये किस फॉर्म में एटम है, गैशियस एटम में, गैशियस फॉर्म में है ना। तो इसी एटम को हम बाहर ले लेंगे इस तरीके से। यानी कि ये जो सा एटम है इसको मैं, फॉर एग्जांपल ये एटम है, ठीक है ना, इस एटम को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये एक है, ये दो है, ठीक है ना। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, इधर दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7वां इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करवाएंगे। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करवाना चाह रहे हैं। ये देखिए जी, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ऐड करवाया, ये लो जी, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ। तो उस दौरान यहाँ से एनर्जी खारिज होगी, ये उनसे एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, ठीक है ना। इसी एनर्जी को कहेंगे, ये क्या है, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाली एनर्जी। इसे हम कहेंगे, इसी एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू द वैलेंस शेल, तो ये जो सा इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम के वैलेंस शेल के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो एनर्जी उस दौरान रिलीज़ होगी, ठीक है ना। जैसे ही ये एनर्जी रिलीज़ होगी ना, तो इस एटम के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो सी होगी ये सारी के सारे रिलीज़ होगी। अब ये एनर्जी रिलीज़ क्यों हुई है, एनर्जी रिलीज़ क्यों हुई है, नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, ठीक है ना। ये इस वजह से आया है, ये देखें, ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया ये, और एनर्जी रिलीज़ क्यों हुई है। ये दो बातें मैं करने जा रहा हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे शेल के अंदर उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज, जितने नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा इन शेल्स के अंदर, उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। कितना नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है शेल के अंदर, 1 2 7, ये इलेक्ट्रॉन 9 7 8 9, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, 9 प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि -9 और +9, ठीक है ना। समझ आ गई, यहाँ पर प्लस और नेगेटिव चार्ज बराबर है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देते हैं, जैसे ही हम ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करवाते हैं, तो प्रोटॉन तो पूरे ही हैं, प्रोटॉन कितने रहेंगे, 9 ही रहेंगे,
न्यूक्लियस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे शेल के अंदर? 10 आ जाएंगे, जिसकी वजह से शेल के अंदर -10 चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों को जैसे ही हम माइनस करेंगे ना, -10 + 9 तो -1, यानी कि इस एटम के ऊपर कितना चार्ज आ गया? -1। इस तरीके से एक एटम के ऊपर -1 चार्ज आता है, ठीक है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर आएंगे ना, ठीक है ना, उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, प्रोटॉन तो +9 ही रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर। जो उनसा एक इजाफी इलेक्ट्रॉन आया शेल के अंदर, उसकी वजह से जो उनसा एटम है वो न्यूट्रल नहीं रहा। उस एटम के अंदर अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तादाद ज़्यादा है ना एटम के अंदर, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा। और ये एनर्जी रिलीज़ क्यों हुई है? अब ये वाली बात सुन लो। ये एनर्जी इसलिए रिलीज़ हुई है क्योंकि यहाँ पर देखें, एक ये मेरी बात याद रखना कि एनर्जी रिलीज़ क्यों हुई है कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही वाला एटम मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखें, ऐसे करके मैं यही वाला एटम इधर करके बना देता हूँ, ऐसे, ठीक है ना। 2 1 2 3 4 5 6, ये एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। यही वाला एटम मैंने यहाँ पर बना दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर आ रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाहर वाला शेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल है नहीं, आपने समझ लेना है, ठीक है ना। समझ लेना है कि ये इस वैलेंस शेल से भी एक बाहर मौजूद एक शेल है, ठीक है ना। आपने समझ लेना कि जी एक ये शेल है, इस शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल के अंदर आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल के अंदर आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल के अंदर आ रहा है। इस दौरान क्या करेगा? ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। बोहर्स एटॉमिक मॉडल याद है ना? बोहर ने क्या कहा था? एक इलेक्ट्रॉन जब सेम वैलेंस शेल के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन जब एक ही वैलेंस शेल के अंदर रहता है, फिक्स वैलेंस शेल के अंदर रहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर रहता है ना, तो वो ना तो एनर्जी रिलीज़ करता है और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी रिलीज़ करेगा, तब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, अपने शेल को तब्दील करेगा, ठीक है ना। एटम के अंदर अपने शेल को तब्दील करेगा, ठीक है ना। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो उनसे है, ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल से, यानी कि ये जो उनसे हायर शेल, आपने समझ लेना है कि इस वैलेंस शेल से भी आगे कोई शेल एग्जिस्ट कर रहा है, उस शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हायर शेल से इनर शेल में आ रहा है। तो इनर शेल की एनर्जी क्या है? कम है। हायर शेल की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा एनर्जी वाले शेल से लोअर एनर्जी वाले शेल की तरफ जा रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पर है जी 20 जॉल, ये 20 जॉल वाला शेल है, ठीक है ना, रखने वाला शेल है। ये 10 जॉल एनर्जी रखने वाला शेल है। तो ये 20 जॉल एनर्जी वाले शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है 10 जॉल एनर्जी वाले शेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया जी, ये लो आ गया जी इलेक्ट्रॉन। इस दौरान कितनी जॉल एनर्जी खारिज करेगा? 10 जॉल एनर्जी खारिज करेगा। फिर जाके इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस वैलेंस शेल की एनर्जी से मैच कर जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ही इस वैलेंस रिवॉल्व करने लग पड़ेगा, ठीक है ना। समझ आ गई? इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कि क्यों एनर्जी खारिज होती है, इस तरीके से बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ज़रिए से एक्सप्लेन कर सकते हो। और क्यों नेगेटिव चार्ज है ये भी मैंने वजह बता दी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अब यही वाली बात लिख देनी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर ऐड हो जाता है, वो कौन सा एटम होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम। उस दौरान वो एटम किस वाले आयन में कन्वर्ट हो जाता है? टू फॉर्म एन आयन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ई ए से। इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा वाला ई और बड़ा वाला ए, ई ए से। इसका यूनिट होता है किलो जॉल पर मोल। और यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, क्लोरीन की एग्जाम्पल है जी कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन
बाहर से लेता है और ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल कर लेता है और क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन। इस दौरान ये क्लोरीन का एटम, जैसे ही क्लोरीन के एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके वैलेंस शेल में 7 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। जैसे ही ये क्लोराइड आयन बन जाएगा तो इस दौरान ये एनर्जी खारिज करेगा। कितनी एनर्जी खारिज करेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल। माइनस का मतलब क्या है कि इसने एनर्जी रिलीज़ की है। माइनस का मतलब क्या है, इसने नेगेटिव काम किया है, इसने एनर्जी रिलीज़ किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज़ किया, नेगेटिव काम किया है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एनर्जी ऐड हो रही है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ऐड हो रही है। ठीक है ना, ये हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो तब एनर्जी ऐड होती है उसमें। ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी की भी यही वाली एग्जांपल देता हूँ कि क्यों एनर्जी ऐड हो रही है। ये देखें एनर्जी क्यों ऐड होती है इलेक्ट्रॉन के अंदर, इसकी भी एग्जांपल यही दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने ये सोडियम का एटम बना दिया है। ये सोडियम का एटम है, ये लो जी, ये सोडियम एटम है। इस सोडियम एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस सोडियम एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एनर्जी को, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, यानी कि यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं समझ लेता हूँ, ये कोई समझना है, ठीक है ना, ऑब्ज़र्व समझना है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये वैलेंस शेल से भी आगे कोई शेल एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसकी एनर्जी है जी, फॉर एग्जांपल समझना है। ठीक है ना, समझना है क्यों एनर्जी हम दे रहे हैं, 20 जाउल है। वैलेंस शेल से भी आगे कोई शेल एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी कोई एनर्जी है जी 20 जाउल। ठीक है ना, और वैलेंस शेल की एनर्जी है जी 10 जाउल। अब इस वैलेंस शेल में से, ठीक है ना, इस वैलेंस शेल में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है और ये जो सा हमने समझा हुआ है शेल है नहीं है, ये शेल 20 जाउल वाला, ये हमने समझा हुआ है कि क्यों हम एनर्जी ऐड करवा रहे हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब फिक्स शेल के अंदर रहता है ना, उस दौरान वो ना तो एनर्जी रिलीज़ करता है और ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। एनर्जी तब रिलीज़ होती है और तब अब्जॉर्ब होती है जब वो इलेक्ट्रॉन शेल तब्दील करता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर मोस्ट शेल में जा रहा है, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो इसे 10 जाउल एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे 10 जाउल एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर जाके 10 जाउल एनर्जी इसमें पहले थी और 10 जाउल एनर्जी आपने दी, ठीक है ना, जिससे इसकी एनर्जी होगी 20 जाउल। अब ये इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर 20 जाउल वाले शेल में चला जाएगा। ठीक है ना, 20 जाउल वाले शेल में चला गया और ये वाला शेल गायब हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये वाला शेल गायब हो जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कम। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन थे ना, 11 इलेक्ट्रॉन थे शेल के अंदर और 11 ही प्रोटॉन थे न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला तो अब कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 11, अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 11 इलेक्ट्रॉन की बजाय यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं और 11 ही प्रोटॉन रह गए हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो +11 को माइनस करेंगे 10 से, जब माइनस करेंगे तो किस की वैल्यू का चार्ज बढ़ा है, 11 की, तो प्लस आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। इस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी के दौरान जो सा आयन बन रहा होता है वो कैटायन बन रहा होता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के दौरान एनायन बन रहा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है ना, ये सारी की सारी कहानी मैंने बता दी है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा।
डेल्टा एच इज इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू -141 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन में और ऑक्सीजन एटम, क्लोरीन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों नेगेटिव चार्ज आ गया समझ, मैंने आपको बता दिया है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हम डेल्टा एच क्या लेते हैं, -349 किलो जूल पर मोल। जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कितनी एनर्जी खारिज होती है, -349 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से जैसे ही ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उस दौरान कितनी एनर्जी खारिज होती है, -141 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले जी एटॉमिक साइज़, एटॉमिक साइज़ इफेक्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर। सबसे पहले जी फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सबसे पहला फैक्टर इफेक्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और आयोनाइजेशन एनर्जी पर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स दोनों सेम ही हैं, ठीक है ना। वो ये एटॉमिक साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और फिर आगे नेचर ऑफ ऑर्बिटल। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, जैसे जैसे किसी एटम का साइज़ बढ़ता चला जाएगा ना, वैसे वैसे जैसे जैसे किसी एटम का साइज़ बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करवा सकते हैं और एनर्जी कम रिलीज़ होगी जैसे जैसे किसी एटम का एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये है जी एक एटम, ये वाला है, इसके अंदर सिर्फ एक ही शेल है। यहाँ पर एक और एटम है कि जिसके अंदर 1 2 3 शेल है, ठीक है ना, 3 शेल हैं, यहाँ पर 3 शेल हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 3 शेल हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, आठ ये हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर करके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर और 8 आ गए हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 8, और एक और वैलेंस शेल यहाँ पर बना दिया मैंने, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी मिकदार में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, हमारी जो सी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आएगी पॉजिटिव आएगी। यानी कि अब हम यहाँ पर एनर्जी को इसके अंदर एब्जॉर्ब करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये इस शेल के अंदर ज़बरदस्ती आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे, ज़बरदस्ती आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती आने के लिए हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये जो सी एनर्जी होगी इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, तो अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। पॉजिटिव जो भी हमने इसको एनर्जी देनी होगी ना, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन आना नहीं चाहता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर जो सा नेगेटिव चार्ज होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे ही ये रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। हम इस इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती शेल के अंदर डाल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 1439 प्लस 439 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फिर जाके ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। एटॉमिक साइज़, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। एटॉमिक साइज़ जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में चली जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर है कि जैसे ही एटॉमिक साइज़ छोटा होगा, यानी कि एक ही शेल है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डलवाना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आना चाहता है, तो ये न्यूक्लियस से इसका फासला कम है, न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का फासला कम है, तो ये आसानी से इधर आ जाएगा। बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी खारिज होगी यहाँ पर बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी खारिज होगी, यहाँ पर एनर्जी
खारिज होगी, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू आएगी नेगेटिव में, ठीक है ना, नेगेटिव में आएगी। फॉर एग्जांपल नेगेटिव 439 किलो जूल पर मोल आ गई, ठीक है, नेगेटिव में आएगी। क्यों नेगेटिव में आई है? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के बहुत करीब है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी, ठीक है ना, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी, वो चला गया, ठीक है ना। और जैसे ये जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, वो एनर्जी जो सी इसने रिलीज़ की है वो नेगेटिव फॉर्म में हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू में आ जाएगी। इसी तरीके से शील्डिंग इफेक्ट है, इसी तरीके से एटॉमिक साइज़ का जो सा ट्रेंड मैंने बताया, यही मैंने ट्रेंड शील्डिंग इफेक्ट में बताना है कि शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव वैलेंस शेल में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता नहीं है तो इसको ज़बरदस्ती यहाँ पर डालने के लिए हम खुद से इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हम खुद से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो तब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में चली जाती है। इसी तरीके से जब एटम का साइज़ छोटा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं कि जो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस वैलेंस शेल के ऊपर कम करें। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इस शेल के अंदर नेगेटिव चार्ज इस शेल के अंदर नेगेटिव चार्ज कौन सा है, ठीक है ना, वो इस वाले नेगेटिव चार्ज को रिपेल नहीं करेगा, ये आराम से ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक प्रोटॉन का साइज़ जो सा होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। वो वैल्यू नहीं मुझे याद आ रही, वो वैल्यू 1836 गुना, शायद 1836 गुना, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1836 लोगे ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में मिलाओगे तो जो सा इलेक्ट्रॉन का साइज़ क्रिएट होगा वो साइज़ एक प्रोटॉन के साइज़ के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर अगर 2 प्रोटॉन मौजूद है ना, वो क्या करेंगे, इस प्रोटॉन का साइज़ चूँकि बड़ा है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इस वैलेंस शेल के अंदर। इसलिए यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि एनर्जी हमने दी नहीं है, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव में आई है, ठीक है ना। इसी तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है कि जिसके अंदर 10 प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा, इसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होगी, इसी तरीके से आसानी से चला जाएगा, ठीक है ना। ये इसी दौरान ये जो सा एक और एटम है यहाँ पर, ये जो सा न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके अंदर चला जाएगा, शेल के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन को इस वैलेंस शेल के अंदर ऐड करवाना हो तो वो मुश्किल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर इस इफेक्टिव जिस एटम के न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस शेल के अंदर चला जाएगा, और जिस एटम के न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही कम होगा तो वहाँ उस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन मुश्किल से जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से नेचर ऑफ ऑर्बिटल यानी कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। हमें पता है कि ऑर्बिटल की नेचर, फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल है, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल में अगर आपने इलेक्ट्रॉन दाखिल करवाना है तो वो आसानी से चला जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस का करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये आसानी से चला जाएगा। लेकिन जैसे ही पी ऑर्बिटल की बारी आएगी तो यहाँ पर होता है एस पी, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल होते हैं एस पी, ये है जी एस ऑर्बिटल
और ये बाकी के जो उनसे 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये पी ऑर्बिटल में आएंगे, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड करवाना है, अब की बारी थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि अब इस पी ऑर्बिटल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। वो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। पी ऑर्बिटल के अंदर ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये 6वें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने नहीं देंगे। जब 6वें इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे तो आप एनर्जी को यहाँ पर इसको एनर्जी देंगे, फिर ये आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में चली जाएगी। इसी तरीके से जब डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल एस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस है, ये पी है, और डी ऑर्बिटल ये एस ऑर्बिटल है, ये बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में आ गए। और डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 10 भी आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10वां इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर डी ऑर्बिटल के अंदर डालना है। ये डी ऑर्बिटल के अंदर हमने ये 10वां इलेक्ट्रॉन डालना है, तो अब इस 10वें इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करवाना हो ना, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो 17 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। जब ये आएगा नहीं तो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ऑर्बिटल में भी पॉजिटिव आ जाएगी, डी ऑर्बिटल में भी पॉजिटिव ही आएगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू। इसी तरीके से एफ शेल की बात करता हूँ मैं, ये एफ शेल है, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन शेल है। इसमें एस पी डी एफ तीनों ऑर्बिटल, ये एस है, पी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, फिर डी ऑर्बिटल की बारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एफ ऑर्बिटल की बारी, एफ ऑर्बिटल में 14 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहते हैं तो ये आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 31 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। ये 31 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो आप इसको खुद से एनर्जी प्रोवाइड करोगे, इस इलेक्ट्रॉन को खुद से एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो डेल्टा एच, यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि एस में नेगेटिव आएगी, बाकी तीनों के तीनों ऑर्बिटल में पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, शायद यहाँ पर पॉजिटिव ना है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना। बाकी दोनों ऑर्बिटल में पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है ना, बाकी दोनों ऑर्बिटल्स में पॉजिटिव ही आएगी, इसमें शायद नेगेटिव आ जाए। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी ज़रा सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन। एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एम शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा तब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एन शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा तब भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इन जो सा आउटर मोस्ट शेल, यानी कि बाहर से जो सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको आने नहीं देंगे। ये 18 इलेक्ट्रॉन, ये 17 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आने नहीं देंगे, जिसकी वजह से हम थोड़ी सी उसको एनर्जी देंगे, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव
आ जाएगी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। एम शेल में और एन शेल में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद है, जिसकी वजह से जो सा बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इस बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों शेल्स में आएगा नहीं। जब इन दोनों शेल्स में आएगा नहीं तो हम खुद से उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ज़बरदस्ती जो चीज़ ना हो रही हो उसको जब हम ज़बरदस्ती करें ना, ज़बरदस्ती ये हो जा, तो वह हमेशा पॉजिटिव काम होगा वहाँ पर। यानी कि एनर्जी हमें उसे देनी पड़ी है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की है, उसने एनर्जी हासिल की है, ठीक है ना, पॉजिटिव काम किया, उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की है, अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं इस शेल के अंदर आ सकूं, तो वो आ जाता है, ठीक है ना। डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव ही आ गया, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर भी डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।